नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 27 मई 2023 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम करेंगे डिटेल से, बाकी हिंदू के आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल के पर्सपेक्टिव से। सबसे पहला आर्टिकल नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग का इनाग्रेशन, दूसरा आर्टिकल सेडिशन, तीसरा आर्टिकल सेंसस। क्वेश्चन देख लीजिए, कोड देख लीजिए। क्वेश्चन सेंसस के डिले होने से संबंधित है। सेंसस कंडक्ट होने में जो डिले हो रहा है उसके क्या इंपैक्ट हैं, क्या इंप्लीकेशंस हैं, अलग अलग सेक्टर्स की गवर्नेंस और डिसीजन मेकिंग पे क्या इंपैक्ट है। थॉमस जेफरसन का कोट है, गवर्नमेंट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ विच एवरी मैन फील्स हिमसेल्फ ए पार्ट। क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और इस कोट का आप इस्तेमाल भी कर सकते हो। मैं एग्जाम्पल की सहायता से बताता हूं। जैसे देखो, गांव में ग्राम सभा का कंसेप्ट है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ग्राम सभा का कंसेप्ट ये है, हर एक एडल्ट जिसका वोट बना हुआ है वो ग्राम सभा में बैठेगा और मिलकर डिसीजन लिए जाएंगे ग्राम सभा में। उसी प्रकार से देखो, हमारे देश में इलेक्शंस होते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हैं। अब हर एक पर्सन जिसकी उम्र 18 से ज़्यादा है वो वोट देता है। मान लीजिए उसको अपनी वोट की ताकत पता है, गवर्नमेंट संबंधित एक्टिविटीज़ में वो पार्टिसिपेट करता है, इन्वॉल्व है। तो ऐसी सरकार सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसी सरकार सभी सेक्शंस के लिए काम करती है। ऐसी सरकार मार्जिनलाइज सेक्शंस के लिए काम करती है, वॉइसलेस की आवाज़ को सुनती है। समझ गए? ऐसी सरकार सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें सभी लोग इन्वॉल्व फील करते हैं कि मैं भी पार्ट हूं प्रोसेस का, मेरी बात सुनी जा रही है। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल न्यू पार्लियामेंट की बिल्डिंग के इनाग्रेशन से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। क्या कंटेस्ट है? देखो, देश को आज़ादी मिले 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। अब 28 मई को एक नए पार्लियामेंट हाउस का इनाग्रेशन किया जाएगा प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। हालांकि इस पर भी एक कंट्रोवर्सी पैदा हो गई है कि नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग का इनाग्रेशन किसके द्वारा किया जाना चाहिए, क्या प्रधानमंत्री के द्वारा या फिर प्रेसिडेंट के द्वारा। इस कंट्रोवर्सी के बारे में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, लेकिन शुरुआत में सिग्निफिकेंस जान लेते हैं इस नए पार्लियामेंट की बिल्डिंग के बारे में। आर्टिकल में राइटर कहते हैं, देखो जो पुरानी पार्लियामेंट की बिल्डिंग थी ना, ये देखो साथ में ही है। नई जो बिल्डिंग बनी है वो पुरानी बिल्डिंग के बिल्कुल साथ है। पुरानी बिल्डिंग बनाई गई थी अंग्रेजों के द्वारा जब ब्रिटिशर्स भारत पर रूल कर रहे थे। तो जब देश आज़ाद हुआ, हमारे उस समय के लीडर्स थे, उनकी प्रायोरिटीज़ अलग थी, इसलिए उन्होंने नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग नहीं बनवाई। क्योंकि उस समय बहुत से लोग गरीब थे, उनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पा रही थी। तो उस समय की सरकारों की प्रायोरिटीज़ कुछ और थी। लेकिन देखो, मीनवाइल ये जरूरत महसूस होने लगी कि नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग की तो आवश्यकता है। तो धीरे धीरे ना एक्सटेंशन स्टार्ट हुआ पुरानी ही बिल्डिंग का। जैसे देखो, ये वाली बिल्डिंग बनी थी 1927 में, 2 और फ्लोर ऐड किए गए 1956 में, क्योंकि स्टाफ को स्पेस कम पड़ रहा था। ये सब बातें पूछने नहीं वाला है कोई भी, कब कौन से फ्लोर ऐड किए गए। ये सिर्फ आपको एक बैकग्राउंड बताने के लिए है कि क्यों नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाने की आवश्यकता पड़ी। राइटर देखो ये कहते हैं, ये जो बिल्डिंग है ना पुराने वाली, बाहर से देखने से अच्छी लगती है, बट अंदर ना तारों का जाल है बहुत बड़ा, पुराना सा स्ट्रक्चर है, बहुत सारी तारें हैं, जैसे सिक्योरिटी गैजेट्स की तारें हैं, तारें मतलब वायर्स। इसके अलावा एयर कंडीशनर वगैरह चलते हैं, उनकी वायर्स हैं, और जो कंप्यूटर वगैरह इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स हैं उनकी वायर्स हैं। तो बहुत अंदर से बहुत ही खराब सा स्ट्रक्चर लगता है, और डर भी है कि कहीं ऊपर लगी कोई सीलिंग गिर ना जाए। 100 साल पुरानी बिल्डिंग है, मतलब कोई टाइल वगैरह गिर ना जाए। तो एक सेफ्टी नेट ऊपर लगाया हुआ है राज्यसभा में और लोकसभा में कि छत से कोई टाइल गिर ना जाए। बट देखो, काफी समय से ये आवश्यकता महसूस हो रही थी कि एक नई बिल्डिंग बनाई जाए। 2012 में राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा था, क्योंकि एसी के डक्ट से स्मेल आ रही थी, तो प्रोसीडिंग रोकनी पड़ी थी। 2012 में स्पीकर मीरा कुमार ने बोला, अरे भैया बनवा लो यार बिल्डिंग, ये बिल्डिंग बहुत पुरानी हो रही है। और एक हाई पावर्ड कमेटी का भी गठन किया था मीरा कुमार ने,
फिर 2015 में स्पीकर थी सुमित्रा महाजन, उन्होंने भी मिनिस्टर फॉर अर्बन अफेयर को लेटर लिखा, मॉडर्न फैसिलिटीज़ के साथ एक नई बिल्डिंग आप बनवा लो। उसके बाद सरकार ने विचार करना स्टार्ट किया। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 2020 में और 2.5 साल के अंतराल में ये नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बन के तैयार है। ये जो बिल्डिंग है ये चेंज एंड कंटिन्यूटी दोनों चीज़ों को दर्शा रही है। चेंज इसलिए ये जो बिल्डिंग है अब इंडिया ने खुद से बनाई है, आत्मनिर्भरता को दर्शाती है। कंटिन्यूटी इसलिए क्योंकि ये बिल्डिंग, नई बिल्डिंग पुरानी बिल्डिंग के बिल्कुल साथ लगती है, उसी कंपाउंड में है, तो ये कंटिन्यूटी को दर्शाती है। एक प्रकार से संकेत है कि पुरानी बिल्डिंग नई बिल्डिंग को इनलाइटन कर रही है, प्रेरणा दे रही है। इसके बाद राइटर बोलते हैं नई बिल्डिंग ज़्यादा स्पेशियस है, ज़्यादा एमपीज बैठ सकते हैं, एनर्जी एफिशिएंट है, एनर्जी की बचत होगी, इसके साथ साथ आसानी से इसे एक्सेस किया जा सकता है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ इक्विप्ड है और एफिशिएंसी जो है एमपीज की और ज़्यादा इंक्रीज होगी, वर्क कल्चर अच्छा होगा इस पार्लियामेंट की बिल्डिंग में, ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन अच्छा होगा, इवन साइमल्टेनियस, जैसे कोई एमपी बोल रहा है वो हिंदी में बोल रहा है, तमिलनाडु का कोई एमपी है उस स्पीच को तमिल में सुनना चाहता है, तो ऐसी फैसिलिटी भी अवेलेबल होगी कि साइमल्टेनियस इंटरप्रिटेशन चल रहा होगा। बेटर गैजेट्स अवेलेबल होंगे, ई लाइब्रेरी, इन सब की सहायता से अपनी सीट पर ही बैठ के एमपीज ये सारी रिपोर्ट्स एक्सेस कर सकेंगे। तो जैसा हमने डिस्कस किया उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। पार्लियामेंट का जो सेक्रेटरीट है, सेक्रेटरीट की कैपेसिटी और एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी। ये सारे फायदे हैं नई बिल्डिंग बनने के। इस पार्लियामेंट की बिल्डिंग में एक पब्लिकली एक्सेसिबल म्यूजियम ग्रेड गैलरी है, मतलब जनता जिसे आसानी से एक्सेस कर सके ऐसी म्यूजियम ग्रेड गैलरी है। एक कॉन्स्टिट्यूशन हॉल है जो कि इंडिया की डेमोक्रेसी के इतिहास को दिखाता है। और देखो कुछ लोग बोल रहे हैं आवश्यकता नहीं थी बिल्डिंग बनाने की। राइटर कहते हैं देखो इंडिया पहला ऐसा देश नहीं है जहां पे पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बनी हो। अनेकों ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया में एक नया पार्लियामेंट हाउस कंस्ट्रक्ट किया गया था 1988 में पुरानी बिल्डिंग के ही सामने। यूनाइटेड स्टेट्स कैपिटल इसे कंस्ट्रक्ट किया गया था 1793 में। काफ़ी बार अपग्रेडेशन हो चुका है इस बिल्डिंग में। बाद में इजराइल और कनाडा का भी एग्जाम्पल है, लेकिन इतने ज़्यादा एग्जाम्पल्स आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, 1-2 एग्जाम्पल दे दो काफ़ी है, ऑस्ट्रेलिया का, यूएस का। अब लास्ट में ना बहुत अच्छी बात राइटर के द्वारा बोली जाती है। वो बोलते हैं देखो नई बिल्डिंग तो बन गई, अब पार्लियामेंट की ना वर्किंग में भी सुधार आना चाहिए। पार्लियामेंट की वर्किंग कैसे होता है, बार बार डिसरप्शन होता है, डिबेट्स का स्तर गिर रहा है, डिबेट्स या तो होती ही नहीं, ना के बराबर होती हैं तो हेल्दी डिबेट्स नहीं होती, शोर शराबा चलता रहता है डिबेट्स के दौरान भी। जैसा हमने डिस्कस किया था पार्लियामेंट डिक्लाइन कर रही है, उसमें मैंने आपको बताया था कि कमेटीज, पार्लियामेंट्री कमेटीज के पास रिपोर्ट नहीं भेजी जाती। मतलब पार्लियामेंट की जो फंक्शनिंग है अब उसमें सुधार होना चाहिए, डेडलॉक नहीं होना चाहिए ओपोजिशन और सरकार के बीच में। लास्ट में अब उस कंट्रोवर्सी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कंट्रोवर्सी देखो ये है, अपोजिशन का कहना है प्रेसिडेंट को नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग का इनाग्रेशन करना चाहिए, ना कि प्रधानमंत्री के द्वारा। ऐसा क्यों? ऐसा देखो इसलिए क्योंकि आर्टिकल 79 में भी बोला गया है पार्लियामेंट का मतलब है दोनों हाउसेज ऑफ चैम्बर, मतलब लोकसभा प्लस में राज्यसभा, और इसके साथ साथ प्रेसिडेंट। कोई बिल एक्ट तभी बनता है जब वो बिल दोनों हाउसेज से पास हो जाए और प्रेसिडेंट उसे साइन कर दें। तो कायदे से प्रेसिडेंट को इनाग्रेशन करना चाहिए पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग का, बट प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, तो इस वजह से ऑपोजिशन ने इस इवेंट को बायकॉट किया है। तो एक बात देखो, दोनों तर्क हैं। एक तरफ का आर्गुमेंट ये है कि कोई पहला ऐसा मौका नहीं है कि जब सीएम के द्वारा या पीएम के द्वारा कोई डेमोक्रेसी से जुड़ी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग का इनाग्रेशन किया जा रहा हो। मतलब अनेकों ऐसे एग्जांपल्स हैं कि सीएम ने नई असेंबली की बिल्डिंग का इनाग्रेशन किया हो। बट देखो दूसरी तरफ का आर्गुमेंट ये है कि ना ये पार्लियामेंट जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, डेमोक्रेसी का टेम्पल, ओपोजिशन
कि ज़्यादा जरूरत होती है इस मंदिर को, क्योंकि सरकार अपनी बात कह के, सरकार के पास बहुत प्लेटफॉर्म्स होते हैं। अब जैसे प्रधानमंत्री मोदी को अपनी बात कहनी है, उनके पास बहुत प्लेटफॉर्म है, बट पार्लियामेंट में अपोजिशन का रोल जो है वो हेल्दी डेमोक्रेसी को दर्शाता है। अपोजिशन जो है वो सरकार की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करता है पार्लियामेंट में। तो अपोजिशन के बिना पार्लियामेंट की बिल्डिंग का इनाग्रेशन करना यह अच्छा संकेत नहीं है। सरकार को, अपोजिशन को, दोनों को समझना चाहिए इस इशू पर आप एकजुट होते देश की जनता को एक अच्छा संकेत जाता कि हमारे लीडर्स हमारे लिए सीरियस हैं। बट इस महत्वपूर्ण मौके पर भी अपोजिशन और सरकार के बीच टकराव अच्छी चीज नहीं है, अच्छा संकेत नहीं है। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल सिटीजन से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कंटेक्स्ट देखो ये है, एक कर्नाटक एक्टर हैं चेतन कुमार, इनके खिलाफ सिटीजन के केस में मुकदमा दर्ज किया गया। हिंदुत्व के बारे में ये ट्वीट इन्होंने किया था, जिसके बाद केस फाइल किया गया। अब तो इनको बेल मिल चुकी है। देखो सिटीजन है क्या, क्यों इसे खत्म कर देना चाहिए, वो सारी चीजें हम इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। अब तो देखो पाकिस्तान में भी सिटीजन का जो सेक्शन है वो लाहौर हाई कोर्ट ने नलीफाई कर दिया है, स्ट्राइक डाउन कर दिया है। ब्रिटिशर्स ने कानून दिए थे दोनों को, मतलब पहले तो दोनों देश एकजुट थे, इंडिया पाकिस्तान। ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर रूल किया था, तो दोनों देशों में ना कई कानून आज भी सेम है, जैसे आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, तो वहां पे भी सिटीजन है जैसे इंडिया में है। इवन पाकिस्तान तक ने सिटीजन को नलीफाई कर दिया, इंडिया में सिटीजन आज भी है। तो डिटेल से डिस्कस करते हैं बेसिक्स के साथ, सिटीजन से संबंधित सारी डिटेल्स। चलिए बेसिक इशू पहले रिवाइज कर लेते हैं। क्या है आईपीसी सेक्शन 124A? अगर देखो कोई पर्सन सरकार के अगेंस्ट, सरकार जिसे चुना गया है रूल्स के अकॉर्डिंग, ऐसी सरकार के अगेंस्ट नफरत फैलाता है या फिर असंतोष फैलाता है, असुरक्षा फैलाता है, तो उस पर्सन के अगेंस्ट कार्रवाई हो सकती है सेक्शन 124A के अंतर्गत। 3 साल की या फिर फाइन हो सकता है या फिर इवन उम्र कैद भी हो सकती है। और देखो असंतोष कैसे फैलाया जा सकता है आपको पता है, बोलकर या फिर लिखकर कोई ऐसा आर्टिकल पब्लिश कर लिया जिसमें रूल्स के अकॉर्डिंग चुनी गई सरकार के अगेंस्ट असंतोष फैलाया जाता है, या फिर चित्र की सहायता से। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं सेडिशन के। लेकिन देखो ये जो सेक्शन है बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। हम पहले कुछ डिटेल्स जानेंगे इस सेक्शन के बारे में, उसके बाद आर्टिकल की तरफ बढ़ेंगे, जानेंगे आज नया क्या कुछ है। ब्रिटिश ईरा का ये लॉ है सेक्शन 124A। 1860 में जब आईपीसी आई थी तो उस समय आईपीसी में सेक्शन 124A नहीं था, लेकिन बाद में ऐड किया गया 1870 में। लेकिन फाइनल जो अमेंडमेंट हुई वो 1898 में हुई। उस समय देखो हमारे देश के पॉलिटिकल लीडर्स, वो लीडर्स जो स्वतंत्रता के लिए लड़ाई कर रहे थे, अंग्रेजों से लड़ रहे थे, उन पॉलिटिकल लीडर्स को रोकने के लिए ब्रिटिशर्स ये सेक्शन लेकर आए थे। तो उम्मीद तो ये की जा रही थी कि जब देश आज़ाद होगा तो उस समय इस सेक्शन को हटा लिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देता हूं कैसे ब्रिटिशर्स के द्वारा इस सेक्शन का इस्तेमाल किया गया था हमारे देश के पॉलिटिकल लीडर्स के अगेंस्ट। जोगेंद्र चंद्र बोस के खिलाफ इस सेक्शन का इस्तेमाल किया गया था जब उन्होंने आवाज उठाई थी एज ऑफ कंसेंट बिल 1891 के अगेंस्ट। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इस सेक्शन का इस्तेमाल किया गया था 2 बार, एक बार 1897 में और एक बार 1909 में भी। इवन गांधी जी के अगेंस्ट भी ब्रिटिशर्स के द्वारा इस सेक्शन का इस्तेमाल किया गया था। पिछले कुछ समय में फेमस केसेस जब सेडिशन सेक्शन का इस्तेमाल किया गया, डॉक्टर विनायक सेन के अगेंस्ट, अरुंधति रॉय के अगेंस्ट, परवीन तोगड़िया के अगेंस्ट और कन्हैया लाल के अगेंस्ट भी। देखो 1962 में सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था, केदारनाथ वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार। इस वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देखो सेडिशन का होना जरूरी है, अगर ये सेक्शन नहीं होगा तो कुछ लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का फायदा उठा के हमारे देश के टुकड़े करने की कोशिश करेंगे, इसलिए सेडिशन का सेक्शन होना चाहिए। मतलब 1962 के अपने वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने सेडिशन के सेक्शन को हटाया नहीं था, बल्कि आदेश दिया था कि इसे रखा जाए। उसके बाद मेनका गांधी केस 1978, इस केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया अगर देखो कोई पर्सन
सरकार की पॉलिसीज को, सरकार की नीतियों को क्रिटिसाइज करता है दायरे में रह के, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सरकार को उखाड़ना चाहता है, यानी सरकार के खिलाफ असंतोष फैला रहा है। तो ये क्लैरिफाई किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मेनका गांधी केस 1978 में। उसके बाद फेमस केस है रोमेश थापड़ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में देखो हाईकोर्ट के द्वारा यह कहा गया था, कई बार सरकार क्या करती है, बुक बैन कर देती है, यह कह के कि अगर ये बुक रिलीज होगी तो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट होगी, नफरत का माहौल बनेगा। तो इस केस में हाईकोर्ट द्वारा कहा गया था कि देखो ये कोई रीजन नहीं हुआ, आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करके या फिर पब्लिक सेफ्टी की बात करके कोई बुक बैन कर देते हो, तो ये आर्टिकल नंबर 19 का उल्लंघन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का उल्लंघन है। तो ये हमने कुछ फेमस केसेस की बात की, आप इन केसेस को इस्तेमाल कर सकते हो वैल्यू एडिशन के लिए अगर सेडिशन के बारे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। अभी कंटेक्स्ट ये है कि लॉ कमीशन 5 दशकों में यानी पिछले 50 सालों में ये तीसरा मौका होगा कि लॉ कमीशन के द्वारा विचार किया जाएगा कि सेक्शन 124A आईपीसी को हटाया जाए या फिर ना हटाया जाए। तो लॉ कमीशन के द्वारा अब सेडिशन यानी आईपीसी सेक्शन 124A से संबंधित इश्यूज को रखा गया है पब्लिक डोमेन में, ताकि पब्लिक अपनी राय रख के इस सेक्शन पे, पब्लिक क्या चाहती है, ये सेक्शन हटना चाहिए या फिर नहीं हटना चाहिए। इससे पहले देखो 1968 में लॉ कमीशन के द्वारा इस सेक्शन को एनालाइज किया गया था। उस समय लॉ कमीशन ने कहा था कि नहीं, सेक्शन 124A को नहीं हटाना चाहिए। 1971 में एक बार फिर से लॉ कमीशन के द्वारा रिकमेंडेशंस दी गई, जिसमें उन्होंने कहा कि देखो सेडिशन 124A का जो दायरा है उसे एक्सपेंड कर दिया जाए। यहाँ हेडिंग में सीडेशन लिखा हुआ है, सेडिशन है, बेहोश थोड़ी ना करना है हमें। तो लॉ कमीशन ने देखो 1971 में कहा कि अभी फिलहाल सेक्शन 124A में लिखा गया है कि कोई पर्सन गवर्नमेंट के खिलाफ असंतोष फैलाता है, लेकिन गवर्नमेंट के अलावा लेजिस्लेचर, जुडिशरी और संविधान के अगेंस्ट भी कोई पर्सन असंतोष फैलाता है, तो ये सब चीजें भी सेक्शन 124A के अंतर्गत आनी चाहिए। एक बात यह भी बोली गई थी 1971 की रिकमेंडेशंस में, सजा जो है उम्र कैद इसे घटा के 7 साल मैक्सिमम कर दिया जाए। तो ये रिकमेंडेशन थी 1971 की, लेकिन कुछ भी चेंज नहीं हुआ। लेकिन अब लॉ कमीशन के पास एक अच्छा मौका है सेक्शन 124A को हटाने के लिए रिकमेंडेशंस दी जाएं। देखो बहुत सारे आर्गुमेंट्स हैं जो कहते हैं कि सेक्शन 124A को हटा देना चाहिए। सबसे पहली बात तो यही है, ये वो एक्ट है जिसका इस्तेमाल ब्रिटिशर्स करते थे हमारे देश के पॉलिटिकल लीडर्स को उस समय दबाने के लिए। क्या ये उचित है कि आज भी वो सेक्शन चली आ रही है और इसे हटाया नहीं जाता? और देखो आश्चर्यजनक बात यह है कि अब यूके में इसी प्रकार का कोई सेक्शन नहीं है। 10 साल पहले ही यूके इस प्रकार के सेक्शन को अपने संविधान से हटा चुका है, तो इसलिए इंडिया को भी हटा देना चाहिए 124A। दूसरा आर्गुमेंट बहुत ज्यादा वाइड है, सेडिशन की जो डेफिनेशन है बहुत ज्यादा वाइड है। तीसरा आर्गुमेंट, बहुत बार देखो मिसयूज किया जाता है सरकार के द्वारा अपने विरोधियों को दबाने के लिए इस सेक्शन का। अगर कोई ऐसा पर्सन जो सरकार के खिलाफ बहुत ज्यादा बोलता है, इवन डिसेंट दबाने के लिए भी, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, वो इस्तेमाल करते हैं इस सेक्शन का। नेक्स्ट आर्गुमेंट, वैसे देखो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा था अगर कोई पर्सन वायलेंस को इंसाइट करे तभी आप इस सेक्शन का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन लोअर लेवल पे जो पुलिस वाले होते हैं उनको इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं होती, वो अंधाधुंध इस सेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। जो फेमस लोग होते हैं अगर उनके खिलाफ इस प्रकार का केस दर्ज किया जाता है, वो मीडिया में आ जाता है, वो बच निकलते हैं। सोच के देखिए, काफी बार तो गरीब लोगों के खिलाफ भी पुलिस के द्वारा इस सेक्शन के अंतर्गत केस दर्ज कर लिया जाता है और उनको फंसाने की कोशिश की जाती है। और सबसे लास्ट में हमारा सदाबहार आर्गुमेंट, सेक्शन 124A आईपीसी जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कर्व करने का काम करता है, यानी फंडामेंटल राइट जो है आर्टिकल 19 उसका उल्लंघन है। तो ये 5 आर्गुमेंट्स आप लिख सकते हो, लेकिन बैलेंस्ड रूप से लिखिएगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने सेडिशन से संबंधित डिस्कस किया। अब चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो सेंसस से संबंधित है, यानी जनगणना से संबंधित है। क्या कंटेक्स्ट है? अभी हाल ही में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का एक नया ऑफिस हमारे देश के होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा इनाग्रेट किया गया था। इस मौके पर उनके द्वारा कहा गया कि हमारी कमिटमेंट है कि हम
बढ़िया से सेंसस कंडक्ट करेंगे। लेकिन राइटर कहते हैं 2021 का जो सेंसस है वो अभी तक कंडक्ट नहीं किया जा रहा है, शुरुआत नहीं हुई है, ये कंसर्निंग इशू है। पॉजिटिव चेंज ये है, पॉजिटिव बात ये है, होम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में कहा कि हम बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन को नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर से कनेक्ट कर देंगे, इलेक्टोरल रोल से कनेक्ट कर देंगे, तो फिर दिक्कत आएगी ही नहीं आगे से पॉपुलेशन की गिनती की, मतलब कितने लोग रहते हैं हमारे देश में, वो दिक्कत आएगी नहीं अगर बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन को इसके साथ जोड़ दिया जाएगा। अब देखो, इसके बाद राइटर ये बोलते हैं जनगणना यानी सेंसस सिर्फ लोगों की गिनती नहीं है, और बहुत सारी चीजें हैं सेंसस में। हमें पता लगता है कि जितनी पॉपुलेशन हमारे देश में है उसमें से कितनी रूरल एरिया में रहती है, कितने अर्बन एरियाज में, उनका ऑक्यूपेशनल स्टेटस क्या है, क्या वो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं या फिर नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में, माइग्रेशन कितना हो रहा है, कहाँ से, लैंग्वेज कितनी बोली जाती है हमारे देश में इंक्लूडिंग मदर टंग लैंग्वेजेस, और क्वालिटी ऑफ हाउस होल्ड्स एंड एसेट्स कैसी है, गरीबी कितनी है, बहुत सारी चीज़ें पता लगती हैं जब सेंसस कंडक्ट होता है। सेंसस एक ऐसी प्रोसेस है, बिल्कुल बेसिक्स की अगर बात करें तो सेंसस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें स्पेसिफिक पॉपुलेशन रिलेटेड डेटा की स्टडी की जाती है। स्पेसिफिक पॉपुलेशन रिलेटेड डेटा जो है वो इकट्ठा किया जाता है। डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जैसे पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉर एग्जांपल एज, जेंडर, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, हाउसिंग, ये सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाती है। कौन इकट्ठा करता है हमारे देश में? हर 10 साल बाद सेंसस कंडक्ट होता है और ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, इनके द्वारा ये 10 साल में एक बार सेंसस कंडक्ट किया जाता है। ये कमिश्नर का जो ऑफिस है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंतर्गत आता है सेंसस एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग। 2 फेसेस में सेंसस कंडक्ट होता है। पहले फेस में घर आइडेंटिफाई किए जाते हैं, यानी हाउसिंग का सेंसस होता है जिसमें हाउसिंग कंडीशंस एंड हाउस होल्ड एसेट्स के बारे में डेटा इकट्ठा किया जाता है। दूसरे फेस में फिर पॉपुलेशन, एजुकेशन, धर्म, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, लैंग्वेज, लिटरेसी, माइग्रेशन, फर्टिलिटी, इन सब चीज़ों से संबंधित डेटा इकट्ठा किया जाता है सेकंड फेज में। पहले फेज में क्या? हाउसिंग सेंसस, और दूसरे फेज में क्या? इन सब चीज़ों से संबंधित डेटा इकट्ठा किया जाता है। पहला सेंसस कब कंडक्ट हुआ था? 1872 में। सब जगह पे एक साथ नहीं हुआ था। फर्स्ट सिंक्रोनाइज्ड सेंसस कंडक्ट हुआ 1881 में, सभी जगह पे एक साथ ये सेंसस कंडक्ट हुआ था। उसके बाद से अभी तक हर 10 साल में एक बार सेंसस कंडक्ट होता है। 2021 में नहीं कंडक्ट हुआ कोविड-19 की महामारी के कारण। 2021 का सेंसस बाकी सेंसस से अलग होगा। क्यों? सबसे पहले डिजिटल डेटा कलेक्शन, इसमें डेटा कलेक्ट किया जाएगा मोबाइल एप्लीकेशंस के थ्रू, यानी जो डेटा इकट्ठा करेगा ना, जो सेंसस के काम में लगे होंगे, फॉर एग्जांपल टीचर्स, आमतौर पे टीचर्स को भी ड्यूटी दी जाती है कि आप घर घर जाइए, इंफॉर्मेशन निकाल के लाइए, तो वो सारे डेटा इकट्ठा करेंगे डिजिटल फॉर्म में, यानी मोबाइल एप्लीकेशंस के थ्रू। नेक्स्ट है इंक्लूजन ऑफ ओबीसी डेटा। 1931 सेंसस के बाद पहली बार ऐसा होगा, 2021 के सेंसस में ओबीसी का डेटा भी इकट्ठा किया जाएगा। नेक्स्ट, पहले के अपेक्षाकृत ज़्यादा भाषाओं में ये सेंसस कंडक्ट किया जाएगा। एक डाउट भी है मुझे इस पॉइंट में। राइटर कहते हैं सेंसस विल बी कंडक्टेड इन 18 लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस एंड इंग्लिश। इंक्लूडिंग 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस एंड इंग्लिश, 23 तो यही हो गए फिर, मतलब टोटल सही नहीं बन रहा है, एक बार ये चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट है डायनामिक अप्रोच। 2021 का जो सेंसस है ज़्यादा डायनामिक अप्रोच के साथ कंडक्ट किया जाएगा। हाउस लिस्टिंग शेड्यूल में 31 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इंक्लूडिंग न्यू क्वेश्चंस, जैसे इंटरनेट एक्सेस करते हो नहीं करते। पिछली बार जब आया था तो इंटरनेट उतना चलन में नहीं था, 2011 में सेंसस कंडक्ट हुआ था। अब तो पिछले 10 सालों में पूरी सिचुएशन ही चेंज हो गई है। लैपटॉप या कंप्यूटर के ओनर आप हो या नहीं हो, एलपीजी या पीएनजी का कनेक्शन आपके पास है या नहीं है, इस प्रकार के नए क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है इंक्लूजन ऑफ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। पहली बार ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बारे में भी इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी कि आपके घर में कोई है, अगर है तो उसकी इंफॉर्मेशन। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैं देना चाहता हूँ। पेन पेपर के साथ सेंसस कंडक्ट नहीं होगा, मोबाइल एप्लीकेशंस के थ्रू होगा। 2021 के सेंसस में इंटरनेट एक्सेस, ओनरशिप ऑफ लैपटॉप, ये सब पूछे जाएंगे। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, ज़्यादा भाषाओं में कवर होगा। तो ये पॉइंट्स हैं।
सेंसस क्यों इंपॉर्टेंट है? कई सारे रीजंस। नोइंग द पॉपुलेशन, एक्यूरेट अकाउंट पता लगता है, काउंट पता लगता है जो लोग हमारे देश में रह रहे हैं, स्पेसिफिक एरिया में रह रहे हैं उनका। नेक्स्ट है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, सरकार को डेटा मिलता है, बेहतर ढंग से सरकार डेवलपमेंट करवा सकती है। नेक्स्ट इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन, पॉलिटिकल बाउंड्रीज यानी डीलिमिटेशन जो होता है वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंसीज का, वो आसानी से हो जाता है पॉपुलेशन रिलेटेड डेटा हो तो। नेक्स्ट रिसोर्स एलोकेशन एंड फंडिंग, सेंसस के डेटा के आधार पर सरकार को यह पता लगता है कहाँ पे कितना रिसोर्स एलोकेट करना है। एक सेकेंड, इसको हटा देते हैं, अच्छा नहीं लगता है, क्लिक टू ऐड टाइटल। इसके बाद नेक्स्ट है इकोनॉमिक प्लानिंग एंड बिजनेस डिसीजंस, सेंसस के डेटा के आधार पर कंज्यूमर का ट्रेंड पता लगता है, कंज्यूमर क्या क्या रिसोर्सेज हैं कंज्यूमर के पास, किस चीज़ का चलन है, क्या मार्केट में लाया जा सकता है, समझ गए, मार्केट की डिमांड पता लगती है। सबसे लास्ट में सोशल रिसर्च एंड पॉलिसी एनालिसिस, रिसर्चर्स, एकेडमिक्स और पॉलिसी मेकर्स वो सेंसस डेटा पे रिलाई करते हैं सोसाइटी में आने वाले चेंज को समझने के लिए, इवेल्युएट करने के लिए। अब देखो कुछ कंसर्न्स की बात करते हैं कि सेंसस डिले हो रहा है, उससे कंसर्न्स क्या हैं। सबसे पहला, इंश्योरिंग बेनिफिट्स रीच द राइट पीपल। अब सेंसस डिले होगा मतलब डेटा डिले हो रहा है, उस डेटा के आधार पर सरकार काफ़ी डिसीजंस लेती है, मतलब सही लोगों तक सही चीज़ नहीं पहुंच पाएगी सेंसस के डिले होने की वजह से। रिसर्च एंड एनालिसिस में चैलेंजेस आएंगे, आउटडेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उससे रिसर्च में दिक्कत आती है, पॉलिसी मेकर्स को दिक्कत आती है, और अल्टरनेटिव जो डेटा सोर्सेज हैं वो उतनी एक्यूरेसी नहीं देते जितना सेंसस का डेटा देता है। इम्पैक्ट ऑन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, नया सेंसस का डेटा नहीं आएगा तो सीट एलोकेशन अच्छे से नहीं हो सकेगा, बाउंड्रीज जो रीड्रा करनी है वो अच्छे से नहीं हो सकेंगी। डिसरप्टेड माइग्रेशन डेटा, सेंसस डेटा बहुत क्रूशियल है माइग्रेशन पैटर्न और इकोनॉमिक इम्पैक्ट को समझने के लिए, लेकिन सेंसस का डेटा नहीं आएगा तो ये डेटा हमें नहीं मिलेगा माइग्रेशन संबंधित। और सबसे लास्ट में मिस्ड अपॉर्चुनिटीज एंड डिलेड डिसीजन मेकिंग, अगर टाइम से सेंसस का डेटा आ जाए तो फिर देखो वो सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस की, प्लानिंग डेवलपमेंट, वो आसानी से की जा सकती हैं अच्छे से, लेकिन जितना डिले होगा डेटा उतना ही बड़े डिसीजंस लेने में डिले होगा। तो सेंसस जल्द से जल्द कंडक्ट होना चाहिए, ये बात राइटर बोलते हैं। अब देखो कुछ एग्जांपल्स और आर्टिकल्स देख लेते हैं मेंस के पर्सपेक्टिव से। सबसे पहले दिल्ली में आपको पता है पावर के लिए लड़ाई चल रही है यूनियन गवर्नमेंट और आप गवर्नमेंट के बीच में। इसी बीच में जो अगमुत कैडर के नए ऑफिसर्स हैं ना, जिनकी ट्रेनिंग पूरी हुई, जो अगमुत कैडर के हैं, उनको संबोधित किया दिल्ली के गवर्नर VK सक्सेना ने। इन्होंने बोले कि देखो आपको डरने की जरूरत नहीं है, दबने की जरूरत नहीं है, आप अपना काम ऑनेस्टी से करोगे, ट्रांसपेरेंसी से करोगे तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये बातें देखो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ना एक तरफ आम आदमी पार्टी ब्यूरोक्रेट्स को बोलती है दिल्ली में हमारी बात मानो, दूसरी तरफ LG और यूनियन गवर्नमेंट बोलती है आप हमारी बात मानो। तो दिल्ली में जो ब्यूरोक्रेट्स हैं ना काफ़ी बार फंस जाते हैं बीच में कि किसकी बात माने। तो उस लिहाज से ये स्पीच है। आप इस एग्जाम्पल का इस्तेमाल कर सकते हो जब आपको दिल्ली में पावर टसल के बारे में लिखना है, गवर्नमेंट संबंधित इश्यूज के बारे में लिखना है, तब ये पॉइंट लिख सकते हो कि क्यों गवर्नेंस प्रभावित होती है, क्योंकि पावर के लिए लड़ाई चलती रहती है। समझ गए? आप आगे एक एग्जाम्पल दे सकते हो यूपीएससी से रिलेटेड। जैसे यूपीएससी का रिजल्ट आया ना, आपने भी सुना होगा, 2 केसेस सामने आए, एक आयशा फातिमा का और दूसरा तुषार का। एक लोग ने दावा किया कि हरियाणा से कि मैं तुषार हूं और मेरी 44th रैंक आई है, और आयशा फातिमा से रिलेटेड भी ऐसा ही दावा था। 2 आयशा फातिमा ने बोला असली रैंक मेरी है, और मीडिया वालों ने भी खबर चलानी स्टार्ट कर दी यूपीएससी से हुई गलती। जबकि देखो हमें भी पता है गलती होने का स्कोप कितना ज़्यादा कम है। मेंस देगा कोई पर्सन, इंटरव्यू देगा, उसी का तो सिलेक्शन होगा ना। जो लोग दावा कर रहे हैं कि हमारी रैंक आई है, ना तो उन्होंने मेंस दिया होगा ना ही उन्होंने इंटरव्यू दिया होगा। ये तो लोग पता ही लग जाता है फ्रॉड है। जब आपने मेंस और इंटरव्यू नहीं दिया तो सिलेक्शन कैसे हो सकता है आपका। और गलती यूपीएससी से नहीं होती, गलती मीडिया से होती है। मीडिया जानबूझ के गलत खबर दिखा देती है और लोगों को मज़ा आने लगता है ऐसी न्यूज़ में। और जो लोग फ्रॉड करते हैं होते तो वो भी यूपीएससी एस्पायरेंट्स ही हैं, लेकिन सीरियस नहीं होते। प्री तो उन्होंने दिया ही होता है। जैसे तुषार सैनी नाम का बंदा है जिसने दावा किया मेरी 44th रैंक आई है,
यूपीएससी ने उसका रिजल्ट भी अनाउंस कर दिया और बताया कि इनके प्री में -22 हैं। मेंस इन्होंने दिया नहीं, इंटरव्यू इन्होंने दिया नहीं, और जो इनका दावा है कि मेरी 44th रैंक आई है, वो दावा पूरी तरह से झूठ है। तो इररिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म से संबंधित यह एग्जाम्पल आप इस्तेमाल कर सकते हो कि बिना सोचे समझे मीडिया खबर चलाने लगती है, जबकि यूपीएससी का जो प्रोसीजर है वो हमें तो पता ही है, हम इस प्रोसेस से जुड़े हुए हैं, फुल प्रूफ है। उसके बाद भी एक अच्छा एग्जाम्पल है जो आंसर्स में यूज कर सकते हो, अपनी पावर का मिसयूज से संबंधित। छत्तीसगढ़ में ना एक फूड इंस्पेक्टर हैं, उनका मोबाइल फ़ोन